हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स, कल तक हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल बिल्स एंड बजट्स के बारे में और उनकी ग्रांट्स क्या होती हैं, किस तरीके से उनको फुलफ़िल किया जाता है और बजट में रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को कैसे लिया जाता है। नाउ टुडे द लेक्चर्स ऑन द टॉपिक न्यू टॉपिक है और वो है फंड्स के ऊपर कि फंड्स कैसे प्रोवाइड्स किए जाते हैं और किस टाइप्स के फंड्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस फंड्स के द्वारा वो विड्रॉ किए जाते हैं और प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द डिमांड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स। सो फ्रेंड्स, फंड्स जो हैं तीन टाइप्स के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड्स किए हैं थ्री काइंड्स ऑफ फंड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया which deals with the article 266. Second, public account of India which deals with the articles 266. And third is the contingency fund of India, deals article 267. So these are the three kinds of funds which provides by the constitution of India for the central government. Now, what is the consolidated fund of India and how the funds are withdrawn from the consolidated fund of India, under which rules and regulations? It is a fund to which all receipts are credited and all payments are debited. आई अगेन रिपीटेड कि ये फंड्स जिसमें से सभी रिसिप्ट्स को क्रेडिट किया जाता है और सभी पेमेंट्स को डेबिट किया जाता है, या फिर हम इन अदर वर्ड्स में कहें कि सभी रेवेन्यू जो होते हैं, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड, all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans, or ways and means of advances. And third is all money received by the government in repayment of loans forms the consolidated from the consolidated fund of India. I again repeated three types which the funds are provides to the government. The funds, it is a funds to which all receipts are credited. Which funds? Consolidated Fund of India. All receipts are credited and all payments are debited. मीन्स फर्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल लोन्स रेज्ड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स आर वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल मनी रिसीव्ड की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ loans forms the consolidated fund of India. All the legally authorized payment जो होती हैं, जितनी भी पेमेंट्स लीगली अथोराइज्ड होती हैं, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और वो कहाँ से मेड आउट की जाती हैं? इस फंड से। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, issued or drawn except in accordance with the parliamentary law. This is the consolidated fund of India. Now, which deals with Article 266. Now, the second fund is the public account of India. Public account of India, same article deals with it is, that is the Article 266. It drive the programs, means all other public money other than those which are credited to the Consolidated Fund of India, received by or on behalf of the Government of India, shall in credited to the public account of India, कि जितने भी दूसरी जो ऑल अदर पब्लिक मनी हैं, उस अदर देन दोज जो क्रेडिट की जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसके अदर देन
रिसीव्ड जो होती हैं, और ये रिसीव्ड होती हैं बाई या फिर बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रेडिट रखा जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये इंक्लूड करती हैं, किसको इंक्लूड करती हैं? दिस इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, जुडिशियल डिपॉजिट्स, सेविंग्स, सेविंग्स कौन सी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स की, जो बैंक में डिपॉजिट होते हैं वो सेविंग्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस एंड सो ऑन। रेमिटेंसेस जो फॉरेन एनआरआई यहाँ पर देते हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस एंड सो ऑन। मैं फिर से एक सौ दोबारा दोहराता हूँ कि ये किसको इंक्लूड करती हैं? प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स को, कौन? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स को, जुडिशियल डिपॉजिट्स को, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स को, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स को, रेमिटेंसेस एंड सो ऑन। ये अकाउंट ऑपरेट किया जाता, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, that is the payments from this account can be made without parliamentary appropriations। ये एग्जीक्यूटिव द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इसीलिए ये पेमेंट जो है अकाउंट से ली जाती है बगैर या मेड आउट की जाती है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशंस। ऐसी पेमेंट जो होती है, सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कौन सी नेचर होती है? जैसे बैंकों में ट्रांजैक्शंस होती हैं, और बैंक में जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं, तो ये इस तरह का पब्लिक अकाउंट्स मेंटेन रखता है, और इस तरह की पेमेंट्स की जाती हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। दिस इज द पब्लिक अकाउंट फंड। नाउ द थर्ड इज द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। Contingency Fund of India separately deals with the Article 267. And what is the function of the Consolidated Fund of India? How the Consolidated Fund drive the programs to provide the financial assistance or financial help to the other government या other state government या other employees salary allowances। So consolidated fund जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज्ड करता है पार्लियामेंट को to establish a contingency fund of India into which amounts determined by law are paid from time to time। Accordingly इसके पार्लियामेंट एनेक्ट करता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट। कब से? 1950 से। और ये फंड प्लेस्ड करता है एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, at the disposal of the president, and president can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending it's authorized by the parliament। अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जहाँ पर नेचुरल डिसास्टर्स होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, कोई ऐसी घटना घटती है जो जो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और उसको हम अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, उस पर जो पेमेंट की जाती है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसकी रिहेबिलिटेशन या रेशनलाइजेशन के लिए, उसको हम, वो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये फंड जो होता है, ये द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके का होता है ये, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। एंड इट इज आल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ फंड्स for the central government provides by the constitutions of India. Now the multifunctional role of parliament. So what is the role of parliament, which we can say that's the multifunctional roles? So multifunctional roles होते क्या है पार्लियामेंट के? इन द इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पार्लियामेंट ऑक्युपाइज करते हैं सेंट्रल पोजीशन एंड हैज़ ए मल्टी फंक्शनल रोल। पॉसिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नर्वस सिस्टम है दिल्ली में, और यूनियन गवर्नमेंट वो नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल पूरी बॉडी पे करता है, और वो बॉडी क्या है, पूरी 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फंक्शन कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस से, चाहे वो फाइनेंस से, चाहे वो होम अफेयर्स से, चाहे वो रेलवे है, जितने भी डिपार्टमेंट से सबको कंट्रोल वहाँ से किया जाता है। अब देखिए
इन सब में एंजॉय किया जाता है एक्सटेंसिव पावर्स एंड परफॉर्म्स को, वैरायटी ऑफ फंक्शंस टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपेक्टेड रोल्स। इनकी पावर्स एंड फंक्शन जो होती हैं वो क्लासीफाई की जाती हैं डिफरेंट वे से हर डिपार्टमेंट्स को। ये नहीं कि हर डिपार्टमेंट की पावर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उसको डोमिनेट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, थर्ड फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, fourth constituent powers and functions, fifth is the judicial powers and functions, sixth is the electoral powers and functions, and seventh is other powers and functions. So first is legislative powers and functions क्या होती हैं। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट होता है जो कानून बनाता है कंट्री के गवर्नेंस के लिए, और इसका एक्सक्लूसिव पावर जो होता है वो कानून बनाना ऑन दी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे, जो एन्यूमरेटेड होते हैं यूनियन लिस्ट में। और एट प्रेजेंट वो कितने हैं, 99 सब्जेक्ट। और ओरिजिनली वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 97 सब्जेक्ट थे, बट कंटेम्प्रेरी टाइम में इसको और ज़्यादा ऐड किया गया और ये 99 सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट नाउ। एंड ऑन द रेजिडुअल सब्जेक्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट नॉट रेजिडुअल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो एन्यूमरेटेड नहीं होते हैं इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। With regard to concurrent list, which has its 52 subjects, ओरिजिनली इसमें 47 थे बट एट प्रेजेंट कॉन्करेंट में 52 हैं। तो पार्लियामेंट ओवरराइड करता है पावर्स को, दैट इज लॉ ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल्स और द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन केस ऑफ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ओवरराइड करता है पार्लियामेंट लॉ मेक में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। लेकिन कब, स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट जो है 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। और ये 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जब होते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरराइड करता है पावर्स को लॉ मेक करने में, वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। वो कौन से हैं, जब राज्यसभा पासेस ए रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। एंड थर्ड इज व्हेन 2 or more states make a joint request to the parliament. And fourth is the when necessary to give effect to international agreements, treaties and conventions. And last point, fifth point is when president rule is imposed or in operation in the state. In these abnormal circumstances, parliament override the power to make law in the state subject which are enumerated in the state list. So all the ordinances issued by the president during the recess of the parliament must be approved by the parliament within 6 weeks after its reassembly, or a ordinance becomes inoperative if it is not approved by the parliament within that period. So the parliament makes law in the skeleton form. The parliament makes law in the skeleton form and authorizes the executive to make detailed rules and regulations. ये जाना जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन को, और या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी आप इसको जान सकते हैं या कहते हैं। और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो प्लेस्ड किए जाते हैं बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स एग्जामिनेशंस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के पास फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, और पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल और द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन और जीरो और half an hour discussion, short duration discussion, calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censure motion and other discussions के साथ वो कंट्रोल करते हैं। ये इट आल्सो सुपरवाइजेज, पार्लियामेंट सुपरवाइज भी करता है कि इसको वो एक्टिविटी जो एग्जीक्यूटिव करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कमिटीज लाइक
Committee on Government Assurances, Committee on Subordinate Legislation एंड कमिटी ऑन पेटिशन। इनके थ्रू ये सुपरवाइज करता है पार्लियामेंट इनके ऊपर। मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के पास जनरल में, और लोकसभा के पार्टिकुलरली इन लोकसभा एज ए पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर हिज चार्ज। इसका मतलब कि वो कंटिन्यू करते हैं ऑफिस में आना एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स इन द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव किए जा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव किए जा सकते हैं उनके ऑफिस से बाय द लोकसभा बाय पासिस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनके अगेंस्ट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो लोकसभा एक्सरसाइज कर सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। बट 3 वेज ऐसे हैं जिनकी वजह से वो कॉन्फिडेंस को लैक कर सकते हैं। वो कौन से हैं? बाय नॉट पासिंग ए मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट इनॉग्रेल एड्रेस। Second, by rejecting a money bill. Third, by passing a censure motion or an adjournment motion. Fourth, by defeating the government on a vital issue. And the last, fifth is by passing a cut motion. These are the 5 ways under which the lack of confidence in the government are also expressed in the Lok Sabha। तो इसकी वजह से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस कर सकते हैं। देयरफॉर ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी सेड टू बी टू सेलेक्ट द ग्रुप विच इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, support and sustain it in power so long as it enjoys its confidence, and to expel it when it ceases to do so, and leave it to the people कि decide किया जाए to the next general elections। For now the third is the financial powers and functions क्या होती हैं। कोई भी टैक्स लगाना हो या कलेक्ट करना हो या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर्स वो कैन बी इंकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इनके बगैर ये नहीं हो सकता। बजट प्लेस किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट और उसका अप्रूवल किया जाता है अप्रूवल के लिए, और एनेक्टमेंट ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट होता है। लीगलाइज एंड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इशूइंग फाइनेंशियल ईयर। और पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज भी करता है गवर्नमेंट को स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, और फाइनेंशियल कमेटी की हेल्प के साथ करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की हेल्प के साथ, एस्टिमेट कमेटी की हेल्प के साथ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की हेल्प के साथ। दे ब्रिंग्स आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथोराइज्ड, इम्प्रॉपर यूजेज एंड वेस्टेज एंड एक्स्ट्रावेगेंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसीलिए देयरफॉर पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल होता है और द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑपरेट्स इन 2 स्टेजेस। वो कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट स्टेज की जब बजट कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कंट्रोल बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू द एनेक्टमेंट ऑफ द बजट, एंड सेकंड इज पोस्ट बजटरी कंट्रोल होता है, दैट इज कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ग्रांट्स थ्रू द 3 फाइनेंशियल कमिटीज। सो बजट बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी के ऊपर, और ये पार्लियामेंट ग्रांट करता है मनी टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर ग्रांटेड मनी जो होती हैं वो स्पेंड नहीं की जाती बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तब बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसको रिटर्न किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। और फिर ये दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। ये फैसिलिटेट करता है कि इसको इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल जो पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, एज नो रेवेन्यू फंड्स कैन बी बिल्ड विदाउट इट्स ऑथोराइजेशन। Observance of the rules leads to heavy rush of expenditure towards the close of the financial year. This is popularly called as March rush.
Now the fourth point is the constituent power and functions. पार्लियामेंट वेस्ट करता है पावर के साथ, अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल ऑफ एनी प्रोविजन। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अमेंड किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? दैट इज मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50% of the total membership of each house and majority of not less than 2/3 of the members present and voting in each house. Some other provisions भी होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंड किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होते हैं। और दैट इज कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ कुछ प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसी तरीके से पावर्स इनिशिएट किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन ऑल द थ्री केसेस और लाइज करती हैं एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर सिर्फ वन एक्सेप्शंस होती हैं, एक एक्सेप्शन है कि स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकती है रेजोल्यूशन को रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है क्रिएशन एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। क्रिएशन करनी हो, एबोलिश करनी हो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो स्टेट असेंबली जो होती है वो रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट से। इसी तरीके से पार्लियामेंट्स मेक्स एन एक्ट फॉर रिजोल्यूशन, द पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फैक्ट, और वो सम अप किया जाता है और पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कैसे? 3 वे के सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स। कॉन्स्टिट्यूटेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर है। और पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं प्रोविजन, पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कब किया था ये रूल्ड? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी केशवानंदा भारती केस में 1973 एंड और इसको रिफॉर्म किया गया था मिनर्वा बिल केस में 1980s में। तब ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, जजमेंट एंड रूल जो है फ्रेम किए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नाउ द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं? जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में इंक्लूड होता है कि जब इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। थर्ड, it can recommend the removal of judges including Chief Justice of the Supreme Court and High Court, Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General to the President. And third is it can punish its members or outsiders for the breach of its privileges or its contempt. So these are the four ways included in the judicial powers and functions of the Parliament. Now the electoral powers and functions. Parliament participate in the elections of the president along with the state legislative assemblies and elect the vice presidents. The Lok Sabha elects its speakers and deputy speaker while Rajya Sabha elects its deputy chairman. Parliament also authorized to make laws to regulate the elections to the offices of the president and vice president, to both the houses of parliament and to both the houses of state legislature. Accordingly, parliament enacted करता है presidential and vice presidential election को किसके एक्ट के अकॉर्डिंग? 1952 एक्ट and representation of people act 1950 and representation of people act 1951. So these are the electoral powers and functions of the parliament. Now the other powers and which functions are included in the other powers? Various other powers, these are mentioned in the constitution in parliaments. So what is that? Is first is it serves as the highest deliberative body in the country. It discusses various issues of national and international significance.
Second, it approves all the three types of emergencies, that is national, state and financial emergencies proclaimed by the president. Third is it can create or abolish the state legislative councils on the recommendations of the concerned state legislative assemblies. Now, fourth is the it can increase or decrease the areas, alter the boundaries, and change the name of the state of Indian unions. Now, the fifth other various powers of the parliament is that is it can regulate the organization and jurisdiction of the Supreme Court and High Court and can establish a common High Court for two or more states. The parliamentary control of government and administration in India is more theoretical than practical. In reality, control is not as effective as it ought to be. So, these are the various other power of the parliament. But parliament has neither time nor expertise to control the administrations, which has governance in volume as well as complexity. Parliament financial control is hindered by the technical nature of the demands of our grants. The parliamentarians, being laymen, cannot understand them properly and fully. Legislative leadership lies with the executive and it plays a significant role to formulating policies. The very size of the parliament is too large and unmanageable to be effective. द मेजॉरिटी सपोर्ट जो होती है वो एंजॉयड किया जाता है एग्जीक्यूटिव द्वारा इन दी पार्लियामेंट और रिड्यूस किया जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म को. फाइनेंशियल कमेटी लाइक जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कमेटी एग्जामाइन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को आफ्टर इट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड दस दे डू पोस्टमार्टम वर्क. They increased resource to guillotine, reduce the scope of financial control और जो ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो रिड्यूस किया जाता है. द रोल ऑफ पार्लियामेंट in making detailed laws and has increased the powers of bureaucracy. I can repeat it this point. जो growth जो होती है the growth of delegated legislation has reduced the role of parliament in making detailed law and has increased the powers of bureaucracy. The frequent promulgations of ordinances by the president dilutes the parliament's power of legislation. Parliament's control in sporadic, general, and mostly political in nature. And the last is lack of strong and steady opposition in the parliament and setback in the parliamentary behavior and ethics have also contributed to the ineffectiveness of legislative control or administration in India. So, friends, these are the parliamentary powers which are theoretically then practical. And the lecture is over, and it's my request to all of you, with my dear friends who are preparing for the UPSC and PSC and including other examinations, competitive examinations. Please like, share, and subscribe the channels and listen the lecture very carefully and understand the materials on the uh, public funds topics and the powers of the parliaments. So the lecture is over. Again, meet with you on tomorrow with latest lectures. So thank you so much and Jai Hind.